नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, नेशनल पीजी कॉलेज, लखनऊ। आज मैं यहाँ आप सभी के बीच में आपके कोर्स BANC 133 पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। इस कोर्स का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्र के मूल तत्व। ये कोर्स आपका कुल मिला के 4 खंडों में बटा हुआ है। आपका पहला खंड है नेचर एंड स्कोप, प्रकृति और क्षेत्र विस्तार, और इसमें मुख्यतः 3 इकाइयां हैं। इन इकाइयों का जो कंटेंट है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान, अर्थ, क्षेत्र और प्रासंगिकता। ये आपकी पहली इकाई है। दूसरी इकाई है सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान का इतिहास और विकास, और तीसरी है आपकी अन्य शाखाओं एवं विभिन्न अनुशासनों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का संबंध। तो ये आज का कंटेंट है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जब हम कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, तो ये क्या है? ये मानव विज्ञान की एक मुख्य शाखा है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि मानव विज्ञान क्या है। मानव विज्ञान मानव का विज्ञान है, अर्थात हम यहाँ पर मानव का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन करने से तात्पर्य क्या है कि हम तथ्यों पर, प्रमाणों पर, लॉजिक पर आधारित मानव का अध्ययन करते हैं। और ये अध्ययन कैसा होता है? समग्र अध्ययन होता है। अर्थात हम मानव एवं मानव जीवन के हर आयाम को मानव वैज्ञानिक अध्ययनों में सम्मिलित करते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि ये जितने भी आयाम हैं, जितने भी पक्ष हैं मानव जीवन के, वो सभी न केवल एक दूसरे से संबंधित हैं, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। तो ये जो हमारी अप्रोच है, इसको हम होलिस्टिक अप्रोच या समग्रता कहते हैं, और ये सिर्फ हमारे मानव शास्त्र की ही विशेषता होती है। तीसरी बात क्या होती है कि मानव वैज्ञानिक अध्ययन किसी समय या स्थान तक सीमित नहीं होते हैं। जहां पर भी मानव है, वहां पर मानव वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। अर्थात जहां से हम मानव के उद्भव की बात करते हैं और तब से लेकर अब तक जितनी भी स्टेजेस रही हैं, या फिर जितने भी तरह के समाज या संस्कृतियां हैं, सभी हमारे मानव वैज्ञानिक अध्ययनों में सम्मिलित होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो हमारा जो एरिया है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही व्यापक है। हम कह सकते हैं कि वेयर देयर इज मैन देयर इज एंथ्रोपोलॉजी। जहां पर भी मानव है, वहां पर मानव वैज्ञानिक अध्ययनों की संभावना है। अब अगर हम और अच्छे से इसको कहें तो हम कहते हैं कि मानव विज्ञान जो है वो ये बताता है कि मानव होने का अर्थ क्या है। और वो 3 रूपों में है कि मैन एज होमो सैपियंस, मैन एज होमो सोशियस, मैन एज होमो फेबर। मैन एज होमो सैपियंस कहने का मतलब हम उसके जैविक पक्ष को यहाँ पर कवर करते हैं। मैन एज होमो सोशियस कहने का मतलब क्या हो जाता है? हम उसके सामाजिक पक्ष को कवर कर रहे हैं। और मैन एज होमो फेबर कहने का अर्थ हो जाता है कि हम उसके सांस्कृतिक पक्ष को, उसके रचनात्मक पक्ष को हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो कुल मिला के जब मानव विज्ञान का क्षेत्र इतना अधिक व्यापक है, तो महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि हमें कुछ स्पेशलाइजेशंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति हर तरह से अध्ययन कर ले संभव नहीं है। तो हमें यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 मेन ब्रांचेस, मुख्य शाखाएं हैं। पहली है फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जैविक मानव शास्त्र। दूसरी है सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र। तीसरी है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्वीय मानव शास्त्र। और चौथी है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, भाषाई मानव शास्त्र। तो कुल मिला के क्या हो गया कि जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान है, वो मानव विज्ञान की एक मुख्य शाखा है। तो अब हम आते हैं कि मानव विज्ञान की अगर ये एक मुख्य शाखा है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें समाज और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, तो इसमें हम समाज और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। और समाज का अर्थ क्या हो जाता है? समाज लोगों से मिलके बनता है,
वो लोगों का समूह है जिसमें कि उनके कुछ समान उद्देश्य होते हैं, समान परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, समान अभिरुचियां होती हैं। इस तरीके के लोगों से मिलकर एक समाज बनता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका अर्थ क्या हो गया कि कभी भी हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, उसे वहीं से हमेशा ही लोगों की जरूरत होती है, माँ बाप, परिवार, आगे चल के पूरा सामाजिक दायरा। तो उसे लोगों की जरूरत होती है, इसीलिए मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज की अवधारणा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? संस्कृति। संस्कृति या कल्चर। तो संस्कृति क्या है? किसी भी समाज में जो आ, अम, मानव निर्मित पर्यावरण है, या जो उस समाज का जीवन जीने का तरीका है, उसको हम संस्कृति के रूप में परिभाषित करते हैं। और ये जो मानव निर्मित पर्यावरण है, ये पदार्थिक रूप में भी हो सकता है और अपदार्थिक रूप में भी हो सकता है। पदार्थिक रूप में अगर हम कहते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे वो वस्तुएं, वो सामान जिन्हें मानव ने बनाया है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हमारी मेज, कुर्सी, मकान, कपड़े, खाना, ये सब हमारी संस्कृति का पदार्थिक पक्ष है। और अपदार्थिक संस्कृति क्या हो जाती है? वो चीजें जो मानव की बनाई हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, जैसे कि हमारे विचार हैं, हमारे मूल्य हैं, हमारे कहना चाहिए जो कस्टम्स हैं। तो जो भी मेंटल फिनोमेना है जो हमारे मानसिक स्तर पे है लेकिन बनाया मानव ने ही है, उसे हम नॉन मटेरियल कल्चर या अपदार्थिक संस्कृति के रूप में परिभाषित करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में समाज और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। अब अगर हम और व्यापक रूप से कहें तो जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है कि हम सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन कर रहे हैं। और ये संबंध तरह तरह के होते हैं। अगर एक परिवार के स्तर पे देखा जाए तो अलग तरह के संबंध हैं। आप बाहर निकलते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, वहां आप अलग तरह के संबंधों में हैं। तो तरह तरह के संबंध हमारे पूरे समाज में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर संबंधों का पूरा एक नेटवर्क होता है अगर हम सोसाइटी में देखते हैं। और इन्हीं संबंधों के अनुसार ही हमारे भूमिकाएं निश्चित होती हैं और उन भूमिकाओं के ही अनुसार हमें व्यवहार करने होते हैं। तो अगर इन संबंधों तक हमें पहुंचना है तो हमें संस्थागत जो नियम है उनके अनुसार देखना पड़ेगा। संस्थागत नियम कहने का मतलब कि हर समाज में बहुत तरह की संस्थाएं होती हैं। जैसे अगर हम कहें 6 प्राथमिक संस्थाएं ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक रूप से हैं, हर समाज और संस्कृति में देखी जा सकती हैं। जैसे कि परिवार, विवाह, नातेदारी, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन और धर्म। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो हर समाज में हमें दिखाई देंगी किसी ना किसी स्वरूप में। जरूरी नहीं है कि जैसे हमारे समाज में है उसी स्वरूप में दिखाई दे, लेकिन किसी ना किसी स्वरूप में हर समाज और संस्कृति में हम इनको देख सकते हैं। तो एक व्यक्ति किस संस्था का सदस्य है, वो उसी के अनुसार व्यवहार करता है, उसी के अनुसार हम उसके संबंधों को देख सकते हैं। तो पहली चीज हो जाती है कि हम समाज का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सामाजिक संबंधों और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी चीज हो जाती है कि हम संस्कृति का अध्ययन करते हैं। संस्कृति में हमने आपको बताया कि पदार्थिक संस्कृति और अपदार्थिक संस्कृति दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और संस्कृति जो है वो सिर्फ और सिर्फ मानव की ही विशेषता है। जैसे सामाजिक जीवन तो हमें अन्य प्राणियों में भी दिखाई दे सकता है, जैसे वानर भी हैं, एक समूह बनाकर रहते हैं, उसमें कोई उसका नेतृत्व करता है, माएँ बच्चों को पालती हैं। तो इस तरीके से सामाजिक व्यवहार हमें वहाँ एक बार दिखाई देता है। लेकिन जो संस्कृति है कि हर समूह का अपना कुछ विशिष्ट जीवन जीने का तरीका होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मानव की ही विशेषता है। तो ये सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हमें मानव के बारे में जानना है और समझना है।
तो कुल मिलाकर सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है, या हम जिसे कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, उसमें हम समाज और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। फिर अब एक तो चीज हो गई कि हमने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन हम करते हैं सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान है, उसमें हम हर तरह के समाज और संस्कृति का अध्ययन करते हैं, चाहे वो जनजातीय समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे शहरी समाज हो, चाहे वो औद्योगिक समाज हो, चाहे धार्मिक केंद्र हो, किसी भी तरह का समाज है, हर तरह के समाज का अध्ययन हम यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। और हमारे जो अध्ययन होते हैं वो क्रॉस कल्चरल कंपैरेटिव स्टडीज होती हैं, मतलब हम विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलना का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि हम सुपीरियर इन्फीरियर में बांट रहे हैं। तुलना का अर्थ है कि हम देखते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, और उनका कारण क्या है और उनका प्रभाव क्या है। इन समानताओं और भिन्नताओं का कारण और प्रभाव क्या है, तो ये तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं। फिर अगली बात ये आती है कि हमारे जो भी अध्ययन होते हैं वो समग्रता पर आधारित होते हैं, होलिस्टिक अप्रोच पर आधारित होते हैं। अर्थात हम मानते हैं कि हर पक्ष, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का हर पक्ष आपस में अंतर संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हमने कहा कि 6 संस्थाएं हैं जो सार्वभौमिक हैं: परिवार, विवाह, नातेदारी, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन और धर्म। तो हम ये देखते हैं कि क्या है, एक में भी कुछ अगर परिवर्तन एक तो ये 6 आपस में पूर्णतः संबंधित हैं, और अगर एक में भी परिवर्तन आएगा तो उसका प्रभाव तुरंत पूरे समाज पर पड़ेगा, पूरे सारे पक्षों पर पड़ेगा। जैसे कि अगर हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें, तो अगर मान लीजिए कोई समाज है, वो कृषि आधारित समाज है, मतलब उसका आर्थिक आधार कृषि है, तो उसका तुरंत असर उसके परिवार संस्था पे पड़ेगा, क्योंकि लोगों को एक साथ खेतों में काम करने की जरूरत है, वो संयुक्त परिवार को महत्व देंगे, वहां पर संयुक्त परिवार अधिक दिखाई देंगे। जब संयुक्त परिवार अधिक दिखाई देंगे तो तुरंत उसका असर किस पर पड़ेगा? विवाह पर पड़ेगा। विवाह जो है वो परंपरागत रूप से वहां पर हो रहे होंगे। फिर जब विवाह और परिवार में परंपराओं को महत्व दिया जा रहा होगा, तो वहां पर नातेदारी को बहुत महत्व दिया जाता होगा, और इन सब का प्रभाव हमें तुरंत धर्म पर दिखाई देगा। धर्म को भी वो परंपरागत रूप से लेकर चलेंगे। जब धर्म का जोर होगा तो तुरंत उसका असर वहां के राजनीतिक संगठन पर भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से 6 संस्थाएं आपस में अंतर संबंधित हैं। फिर अब अगर हम एक में भी चेंज करते हैं, जैसे कि हमने कहा कृषि आधारित समाज है और वहां पर औद्योगिकरण और शहरीकरण हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि लोगों को अलग अलग जगहों पर काम मिलेगा और वो अपने बीबी बच्चे लेकर वहां पर जाकर रहने लग जाएंगे। तो वो संयुक्त परिवार धीरे धीरे केंद्रीय परिवारों में परिवर्तित होने लग जाएंगे। जब केंद्रीय परिवार बनने लग जाएंगे तो वो जो परंपरागत विवाह है उस पर भी उसका तुरंत असर दिखाई देगा, जिसका कि असर नातेदारी पर आएगा। और जब परंपराओं में थोड़ा सा लचीलापन आएगा तो उसका तुरंत असर धर्म पर दिखेगा, और धर्म का असर तुरंत जो है वो राजनीतिक संगठन पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम मानकर चलते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का हर पक्ष न केवल अंतः संबंधित है बल्कि एक दूसरे पर निर्भर है, और हमारे अध्ययन इसी तरीके से होते हैं। फिर अगली खास बात क्या हो जाती है हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र की, कि हम यहाँ पर गहन क्षेत्र कार्य पर आधारित अध्ययन करते हैं। गहन क्षेत्र कार्य मतलब जिन लोगों पर हमें अध्ययन करना है, हम उनके बीच में जाकर रहते हैं, लंबा समय बिताते हैं, तरह तरह की तकनीकों के द्वारा, जहां जैसी जरूरत है, साक्षात्कार, वंशावली, प्रश्नावली, केस स्टडी, फोटोग्राफी, जिस तरह की भी हमें वहां पर टेक्निक की जरूरत है, उसके द्वारा हम डेटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, जिसमें कि हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं सहभागी अवलोकन को, कि लोगों के बीच में रहते हुए और कुछ भूमिका निभाते हुए फिर हम उनके जीवन का अवलोकन करें। इस तरीके से जो हमारा डेटा होता है वो बहुत ही ऑथेंटिक डेटा होता है। और एक बात और होती है कि जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनकी स्थानीय भाषा को भी हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भाषा भी किसी को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तो ये हमारा इन डेप्थ फील्ड वर्क या गहन क्षेत्र कार्य रहता है। और इस गहन क्षेत्र कार्य में जो हमारी अप्रोच होती है वो होती है कल्चरल रिलेटिविज्म की, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद की। मतलब जो भी संस्कृति है हम उसको उसी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अर्थात हम कभी भी अपने से कंपेयर करते हुए, अपने से तुलना करते हुए किसी के बारे में कोई निर्णय नहीं लेते हैं कि जो संस्कृति है उसको उसी के संदर्भ में देखते हैं। कि मान लीजिए कोई जगह है वहां पर पानी की बहुत अधिक कमी है, तो ऐसे में क्या होगा कि लोग कई किलोमीटर दूर से जाकर पानी भर के ला रहे हैं। तो अब कहिए कि वो रोज सुबह शाम वो नहाए, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो अब हम कहें कि नहीं, हमारे यहाँ तो हम रोज नहाते हैं, हम सुपीरियर हैं, और वो लोग रोज नहीं नहा रहे हैं, वो इंफीरियर हैं, तो ये कहना एकदम ही बायस्ड अप्रोच होगी, एक गलत अप्रोच होगी। हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग, हमारे कल्चरल रिलेटिविज्म के अकॉर्डिंग या सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के अनुसार हमें ये देखना चाहिए कि उनकी पर्यावरणीय स्थिति ऐसी है, उनकी परिस्थिति ऐसी है कि उन्होंने इस तरीके के जीवन को अपना रखा है, इस तरीके की संस्कृति को अपना रखा है। तो ये हमारा जो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का अप्रोच है, ये भी हमारे मानव शास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। फिर इस तरीके से हम सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करते हैं। अब अगर हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जो मानव विज्ञान है उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि पहले भी बहुत से अन्य विज्ञान थे जो मानव से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर रहे थे। तो मानव विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मानव विज्ञान की जो शुरुआत हुई तो वो दौर था जब डार्विन ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी दी, जैविक उद्विकास का सिद्धांत दिया, और ये कहा गया कि जो भी प्राणी शरीर है वो उद्विकास की विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए आज जो वर्तमान स्वरूप है उस पे पहुंचा है। तो पैरेलली क्या हुआ, जितने भी सामाजिक विद्वान थे, सोशल साइंटिस्ट थे, उन सब ने ये कहा कि जैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है उसी तरीके से जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन है उसमें भी उद्विकास की प्रक्रिया चलती रही है, और उसी का परिणाम हमें वर्तमान समाज दिखाई देता है। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां पर मानव उद्विकास, चाहे वो जैविक हो चाहे सामाजिक सांस्कृतिक हो, उसको पढ़ने की आवश्यकता थी। फिर दूसरी बात क्या महत्वपूर्ण थी कि जो वो दौर था जब उपनिवेशवाद का, हम जिसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश समाज था या इस तरीके से जो नेशंस थे वो अपनी कॉलोनीज डेवलप कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो मिशनरीज थी वो बहुत अंदर जंगलों में गई, बहुत से एक्सप्लोरर्स, नेविगेटर्स, मतलब जो भी खोज करता थे, यात्रा करने वाले लोग थे या सरकारी अफसर थे, वो सब जंगलों में गए और उन्होंने देखा कि उन्हें अपने समाज से एकदम भिन्न तरह की सोसाइटी, जो आदिवासी समाज है, उन्हें वहां पर दिखाई दिए, और उन्होंने वापस लौटकर उनके बारे में बताया। तो लोगों का एक इंटरेस्ट, एक रुचि डेवलप हुई कि हमें इन प्रिमिटिव सोसाइटीज को पढ़ना चाहिए। समाजशास्त्र जो पहले से एक विषय था, जो समाज और संस्कृति का अध्ययन कर रहा था, उसमें तब तक उन आदिम समाजों का अध्ययन नहीं किया जा रहा था। वो सिर्फ ये ग्रामीण और शहरी समाजों का, औद्योगिक समाजों का अध्ययन करता था। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां पर आदिम समाजों का अध्ययन किया जा सके। फिर जो मानव विविधताएं हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हैं, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हैं, उनको कहीं पर भी नहीं पढ़ा जा रहा था, उनका कहीं पर भी क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन नहीं हो रहा था, तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो रहा था। तो इस तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। तो ये सब कारण थे जिनकी वजह से मानव शास्त्र की शुरुआत हुई। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र एक जो मुख्य शाखा है इसकी, उसमें किन चीजों के अध्ययनों की शुरुआत हुई? एक तो जिसे हमने कहना चाहिए कि सोशल कल्चरल जो इवोल्यूशन है, जो सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास है, उसका अध्ययन किया गया। आदिम समाजों का अध्ययन किया गया, और जो समाज और संस्कृतियां हैं उनके तुलनात्मक अध्ययन किए गए। और जो शुरुआती दौर था, जिसे आज हम सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र एक शाखा के रूप में जानते हैं, वो तब एक शाखा नहीं थी, बल्कि
जो ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश थे, वो अपने को वहाँ के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो अपने को सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते थे, और जो अमेरिका के थे, वो अपने को कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते थे। दैट मीन्स ब्रिटेन में या यूरोपीय देशों में सोशल एंथ्रोपोलॉजी विकसित हुई, और अमेरिका में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी विकसित हुई। अब जो ब्रिटेन में हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी या सामाजिक मानव विज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें क्या किया गया? उसमें मुख्यतः समाज, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संबंधों और सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया। और यहाँ पर जो मुख्य सामाजिक मानव शास्त्री रहे, वो थे रैडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोस्की, इवांस प्रिचर्ड, रेमंड फर्थ इत्यादि। तो मतलब ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। और अगर हम देखें कि वहां पर अर्थात ब्रिटेन में जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी थी, उसमें अध्ययन का क्रम क्या रहा, तो सभी जगह, चाहे हम ब्रिटेन कहते हैं चाहे अमेरिका कहते हैं, सभी जगह शुरुआती दौर में सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास पर अध्ययन किए गए। फिर ब्रिटेन में क्या हुआ कि जो एथनोग्राफिक स्टडीज थी, मतलब जो जनजातीय समाज थे, उनके अनुभव जन अध्ययन एम्पिरिकल स्टडीज की जाने लग गई, जिसमें जो मुख्य महत्व दिया जाता था वो समाज पर दिया जाता था। फिर धीरे धीरे और अधिक विकसित हुआ जब ये ब्रांच, तो वहां पर संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक अध्ययन किए गए। आप अगर देखें तो जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, वहां पर हमें मैलिनोस्की का फंक्शनलिज्म, रैडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये सब थ्योरीज दिखाई देती हैं। अर्थात वहां पर समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रकार, इन सारे पक्षों पर अध्ययन पर जोर दिया गया। फिर जब हम अमेरिका में सांस्कृतिक मानव विज्ञान या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है कि वहां पर जो अध्ययन हुए उसमें सांस्कृतिक पक्ष पर अधिक महत्व दिया गया, चाहे वो पदार्थिक संस्कृति थी, चाहे वो अपदार्थिक संस्कृति थी। और इन अध्ययनों में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी सम्मिलित किया गया। इसीलिए अगर आप कभी देखिए कि जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं स्टार्टिंग के, वो जब एंथ्रोपोलॉजी के डिविजन्स बताते हैं, तो अक्सर वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की एक सब फील्ड में आर्कियोलॉजी को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पुरातत्वीय अध्ययनों के द्वारा ही हम संस्कृतियों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः संस्कृति और उसके विभिन्न पक्षों पर को महत्व दिया जा रहा था। और यहाँ पर जो मुख्य सांस्कृतिक मानव शास्त्री रहे, वो फ्रांस बोयस, जो सबसे बड़ा नाम है। उसके बाद क्रोबर, हड्सकोविट्स, रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, लिंटन इत्यादि अन्य बहुत महत्वपूर्ण नाम आ जाते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की श्रेणी में। अब यहाँ पर हम स्टडी सीक्वेंस की बात करें, जो अध्ययनों के क्रम की बात करें, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर भी उद्विकासीय अध्ययनों से आरंभ हुआ। फिर यहाँ पर डिफ्यूजन की थ्योरीज दी गई, जो प्रसार है उसके सिद्धांत को दिया गया। फिर यहाँ पर संस्कृति के सुपर ऑर्गेनिक और सुपर इंडिविजुअल पक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया अध्ययनों में। अर्थात ये बताया गया कि संस्कृति जो है वो आनुवांशिक नहीं है, बल्कि लोगों के साथ सीखने से और लोगों के बीच में रहने से, लर्निंग एंड शेयरिंग से आती है। इस पक्ष पे बहुत महत्व दिया गया। फिर आगे चलकर इसी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत हुई। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मतलब मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान। इसमें संस्कृति और व्यक्तित्व, इनके आपसी संबंधों पर बहुत अध्ययन हुए। अर्थात कि संस्कृति का प्रभाव व्यक्तित्व पे क्या पड़ता है और व्यक्तित्व का प्रभाव संस्कृति पे क्या पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक ही संस्कृति में लोगों को पाले जाने का तरीका एक तरीके से होता है, चीजें एक तरीके से सिखाई जाती हैं। तो जो एक तरीके से जब लोग सीखते हैं, तो उसका असर ये दिखाई देता है कि लोगों के व्यक्तित्व में कुछ चीजें हमें समान रूप से सांस्कृतिक प्रभाव के कारण दिखाई देती हैं। और इसी तरीके से लोगों की जो व्यक्तित्व है, उसका प्रभाव भी संस्कृति पर पड़ता है ना? तो ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जो आपसी संबंध है, इसका अध्ययन यहाँ पर किया गया। तो ये कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को देखते हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं।
फिर आगे चल के ये रियलाइज़ किया गया, ये माना गया कि जो सोसाइटी है और जो कल्चर है, ये 2 अलग-अलग बातें नहीं हो सकती हैं। हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी को और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को अलग-अलग करके नहीं देख सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर हम कहते हैं एक समाज, तो लोगों का एक समूह, और उसका हम पहचान किसके आधार पे करते हैं? उनकी संस्कृति के आधार पर। अगर हम कहते हैं संस्कृति, तो किसकी? एक समाज की संस्कृति। अर्थात समाज और संस्कृति एक दूसरे से संबंधित 2 विषय हैं। इनको हम अलग-अलग लेकर नहीं चल सकते हैं। इसीलिए 1953 में एक इंटरनेशनल सिम्पोजियम में ये तय किया गया कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को हमें अलग-अलग लेकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें एक ब्रांच माननी चाहिए, एक शाखा माननी चाहिए मानव विज्ञान की, और वो है सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ से हम कहते हैं कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एक शाखा के रूप में, एक मुख्य शाखा के रूप में सामने उभर कर आई। अब ये तो हो गई बातें सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्या है और उसमें उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा। अब अगर हम कहते हैं कि समय के साथ में सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में क्या परिवर्तन आए, क्योंकि कोई भी विषय है उसमें समय के साथ परिवर्तन आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मानव शरीर में, मानव समाज में विकास होता है, उसी तरीके से कोई भी विषय है उसमें भी समय के साथ में निरंतर परिवर्तन होते हैं। तो जो हमारा अपना सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान है, उसमें भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। परिवर्तन तो बहुत से हुए, लेकिन कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसमें से पहली चीज क्या हो जाती है कि जो हमारी स्टडी अप्रोच है, उसमें बहुत अंतर आया। जो शुरुआती दौर में जो मानव शास्त्री थे, वो मुख्यतः आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। मतलब वो सब वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, और वो दौर था जब वो सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास की अवधारणा को दे रहे थे। तो उस अवधारणा में वो जो स्टेजेस को बांटते थे, तो उसमें वो वेस्टर्न स्कॉलर थे, अपने को सुपीरियर मानते थे, इसलिए जो सबसे ऊपर की स्टेज होती थी उसमें वो अपनी वेस्टर्न सोसाइटी को फिट करते थे, और जो लोएस्ट स्टेज होती थी, जो सबसे नीचे का स्तर होता था, उसमें आदिम समाजों को वो उसमें फिट करते थे, और बीच में अन्य समाज आ जाते थे। तो इस तरीके से एक बायस्ड अप्रोच के साथ में वो इन इवोल्यूशंस की थ्योरी को दे रहे थे। बायस्ड अप्रोच क्यों? क्योंकि वो अपने को सुपीरियर, अपनी वेस्टर्न सोसाइटी को सुपीरियर मान के चल रहे थे। एक बात थी। और दूसरी चीज क्या थी कि वो कभी भी जो आदिम समाजों के उदाहरण निम्न स्तरों पर फिट कर रहे थे, उसमें वो कभी भी उन आदिम समाजों में गए ही नहीं थे। वो जो भी एक्सप्लोरर्स, नेविगेटर्स, मिशनरीज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आकर रिपोर्ट कर रहे थे प्रिमिटिव सोसाइटीज के बारे में, आदिम समाजों के बारे में, वो केवल उनके आधार पर उन उन एक्सप्लेनेशंस को दे रहे थे। तो मतलब वो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर काम कर रहे थे, इसीलिए उनको आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो शुरुआती दौर ये था, लेकिन आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में हम गहन क्षेत्र कार्य करते हैं। अर्थात हम लोगों के बीच में जाकर रहते हैं, लंबा समय बिताते हैं, विभिन्न तकनीकों द्वारा हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, हम सहभागी अवलोकन करते हैं, हम भाषाओं को भी सीखते हैं, और इस तरीके से हम गहन क्षेत्र कार्य के द्वारा आज के समय में अपने अध्ययन करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो ये कि पहले के जो अध्ययन थे वो इथनोसेंट्रिज्म से प्रभावित थे। हमने कहा कि शुरुआत में बायस्ड अप्रोच रहती थी, सुपीरियर इंफीरियर की भावना रहती थी, और उसके साथ में ये अध्ययन किए जा रहे थे। लेकिन आज हम किस पर? कल्चरल रिलेटिविज्म पर विश्वास करते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद पर विश्वास करते हैं कि जो संस्कृति है उसको हमें उसी के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, उसी के संदर्भ में देखना चाहिए। कहीं पर भी हम उसको सुपीरियर इंफीरियर में नहीं बांट सकते हैं। फिर तीसरा महत्वपूर्ण अध्ययन क्या आया कि शुरुआती दौर में सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटीज, आदिम समाजों के अध्ययन किए जा रहे थे। लेकिन समय के साथ क्या परिवर्तन हो गया कि अब हर तरह के समाज के अध्ययन यहाँ पर किए जाते हैं, चाहे वो आदिम समाज हो, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, चाहे वो शहरी समाज हो, औद्योगिक समाज हो, धार्मिक केंद्र हो, किसी भी तरह के समाज हो, सबका अध्ययन हम करते हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है कि हम अब तुलनात्मक अध्ययन अगर हमें करना है, तो हम अब
पूर्ण रूप से उन तुलनात्मक अध्ययनों को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर तरह के समाज के आंकड़े हैं, तभी एक वास्तविक तुलना संभव है। तो ये परिवर्तन सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में समय के साथ में आए। तो अब हमने कहा कि हम हर तरह के समाज का अध्ययन करते हैं और ये परिवर्तन भी समय के साथ में आए। जैसे कि पहले क्या था, पहले आदिम समाजों के अध्ययन किए गए, फिर जब वो आदिम समाज बाहरी समाज के कांटेक्ट में आए तो उनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक। तो वो सारे परिवर्तन क्या हो रहे हैं उनको कवर किया गया। फिर ये देखा गया कि जो कृषक समाज हैं, वो भी सरल समाज हैं, उनके अध्ययनों को भी हमें आदिम समाजों के अध्ययनों के साथ सम्मिलित किया करना चाहिए। तो वो पीजेंट सोसाइटीज़ या कृषक समाजों के अध्ययन भी सम्मिलित हुए, उनके परिवर्तन सम्मिलित हुए। फिर धीरे-धीरे जो शहरी और औद्योगिक समाज हैं, उनके अध्ययन भी हमारे अध्ययन क्षेत्र में आ गए। तो कुल मिला के हमारा जो एरिया है वो फिर बहुत वास्ट हो गया। और जब बहुत व्यापक एरिया हो गया सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, तो हमें यहाँ पर वापस कुछ स्पेशलाइजेशंस की जरूरत हो गई। तो जो हम स्पेशलाइजेशंस की बात करते हैं या सब ब्रांचेस की बात करते हैं, तो वो बहुत सारी हैं, जिसमें से हम आपको मुख्य क्या है उनके विषय में बताते हैं। तो जो सबसे पहली है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम विभिन्न समाजों के आर्थिक संगठनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं होलिस्टिक अप्रोच के साथ में। और जो हमारा मुख्य कहना चाहिए फोकस होता है वो आदिम समाजों की आर्थिक क्रियाओं पर होता है, क्योंकि वही आधार बनाते हैं, क्योंकि वहीं से हम देखते हैं कि कैसे लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को परिभाषित किया और किस तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करना शुरू किया। फिर दूसरा आता है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी या राजनीतिक मानव विज्ञान, जिसमें कि हम विभिन्न समाजों के जो राजनीतिक संगठन हैं उनके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यहाँ पर भी हमारी अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच होती है और यहाँ पर भी हम आदिम समाजों के आर्थिक संगठनों राजनीतिक संगठनों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि हम फिर यही कहेंगे कि वो आधार है। फिर नेक्स्ट ब्रांच आती है या सब ब्रांच कह लीजिए, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसे हम पारिस्थितिकीय मानव विज्ञान कहते हैं। इसमें हम संस्कृति और जो उसका जो पर्यावरण है, मानव पर्यावरण है, उसके अंतः संबंध की चर्चा करते हैं। मतलब कि संस्कृति किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करती है और जो पूरा पर्यावरण है वो किस तरीके से संस्कृति को प्रभावित करता है। दोनों की आपसी म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है उसका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी, जिसे हम कह सकते हैं जनसांख्यिकीय मानव विज्ञान। तो उसमें हम जो जनसांख्यिकीय आंकड़े हैं उसको मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, अर्थात केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहते हैं। हम ये भी देखते हैं कि उसका कारण क्या है और उसका प्रभाव भी क्या है। जैसे कि कहीं पर अगर हम कहें स्त्री पुरुष अनुपात में बहुत अंतर है, तो खाली हम यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे कि बहुत अंतर है। हम ये देखेंगे कि उन अंतरों का कारण क्या है। हो सकता है कि वहां पे कभी कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुछ प्रचलन रहे हो, इसलिए स्त्री पुरुष में अंतर आ गया है। तो उन कारणों तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं और फिर जो भी जनसांख्यिकीय आंकड़े हैं उनका प्रभाव क्या है हम उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। फिर अगला है साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान, जिसमें कि हम संस्कृति और व्यक्तित्व के आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं। अगला आपका आता है सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी। जो हमारी संस्कृति है उसमें बहुत से साइंस सिंबल्स हैं जिनका हर संस्कृति विशेष में कुछ विशेष महत्व होता है। तो वो साइंस सिंबल्स, चिन्ह, प्रतीक क्या हैं, उनका संस्कृति में क्या अर्थ है, उनका क्या महत्व है, उसका अध्ययन हम सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। फिर अगला है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, संरचनात्मक मानव विज्ञान, जिसमें कि जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान है उसके सैद्धांतिक पक्ष को हम कवर करते हैं। जो भी थ्योरीज दी गई हैं उनको हम यहाँ पर कवर करते हैं। फिर अगला आता है कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें कि हम जो मानसिक स्तर पर चीजें हैं कि संस्कृति में क्या है, उसको लोग किस तरीके से लेते हैं, उनका परसेप्शन क्या है, क्या चीजें कॉग्निटिव लेवल पे हैं, मानसिक स्तर पे क्या चीजें हैं, कहाँ क्या आइडियाज हैं, क्या बिलीव्स हैं, वहां तक जब हम पहुंचने का प्रयास करते हैं तो वो कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में कवर हो जाता है।
फिर अगला आता है अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम शहरी और औद्योगिक समाजों पर आधारित अध्ययन करते हैं। ये हमने आपको बताया, ये आगे चलकर जुड़ी हुई ब्रांच स्पेशलाइजेशन है, जिसमें जब महसूस किया गया कि हमें हर तरह के समाज का अध्ययन करना है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर अगला आता है जेंडर एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम स्त्री पुरुष आधारित समाज में अध्ययन करते हैं। फिर अगला है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। मेडिकल नाम से लगता है कि जैसे ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जैविक अवधारणा है, लेकिन जब हम मानव शास्त्र में इसको लेते हैं तो हम जितना इसको जैविक अवधारणा मानते हैं उतना ही हम इसके सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को भी महत्व देते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो क्या उसके बायोलॉजिकल रीजंस हैं और क्या उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि समाज में उससे संबंधित क्या मान्यताएं हैं, क्या प्रचलन है, उपचार के क्या तरीके हैं, किस तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हेल्थ केयर की जा रही है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी संस्कृति की ये जो प्रचलन है, अक्सर इनके पीछे कुछ छुपे हुए लॉजिक्स होते हैं, रीजन होते हैं, और उन सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययनों के द्वारा हम उन तक पहुंच पाते हैं। फिर अगली ब्रांच हो जाती है विजुअल एंड मीडिया एंथ्रोपोलॉजी। विजुअल एंड मीडिया एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि किस तरीके से हम फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के द्वारा हम समाज एवं संस्कृति के पदार्थिक पक्ष को कवर करते हैं और कैसे हम मीडिया के द्वारा उसको बहुत लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसमें समय के साथ में बहुत सारे क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या इसका प्रभाव है, वो सब हम विजुअल एंड मीडिया एंथ्रोपोलॉजी में कवर करते हैं। अगला है मैनेजमेंट एंथ्रोपोलॉजी, प्रबंधन मानव विज्ञान। जो प्रबंधन है उसमें मानव विज्ञान का बहुत ही महत्व है क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच है। हम किसी भी चीज को, किसी भी समस्या को हर पक्ष के साथ में जोड़ते हैं तो हम ज्यादा गहनता से उसको जान पाते हैं। इसलिए अगर उसका प्रबंधन करना है तो सबसे अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। इसीलिए जो बिजनेस मैनेजमेंट है या टूरिज्म मैनेजमेंट है या डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन सब जगहों पर जो मैनेजमेंट एंथ्रोपोलॉजी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर अगला आता है डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी, जिसे हम कहते हैं विकासात्मक मानव विज्ञान। तो जो विकास मानव विज्ञान है, इसमें किस तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक मानव वैज्ञानिक विकास की क्रियाओं में अपना योगदान दे सकते हैं। जो पॉलिसी मेकिंग है, प्लानिंग है, किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान वैज्ञानिक हैं, वो समाज को जमीनी स्तर पर समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन डेप्थ फील्ड वर्क कर रहे हैं, इसलिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ में कर रहे हैं, इसलिए और सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के साथ में संस्कृतियों को देख रहे हैं, इसलिए। तो कुल मिला के जब हम संस्कृति को बहुत गहनता से जानते हैं, समझते हैं, तो विकास में हम बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो ये कुछ वर्तमान समय में जो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के मुख्य क्षेत्र हो जाते हैं वो ये हो गए। फिर अब हम कहते हैं कि हर विषय में कुछ व्यवहारिक पक्ष होता है, एप्लीकेशन का एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि बताया कि जो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो प्लानिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, जो प्रोग्राम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में, हर जगह अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। साथ ही साथ वो जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए एडवोकेसी भी कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी बातों को सामने अगर नहीं ला पा रहे हैं तो जो मानव वैज्ञानिक जो उनको बहुत गहराई से जान रहा है, उनकी संस्कृति, उनकी समस्याओं तक पहुंच पा रहा है, वो उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को लाकर आगे रख सकता है। तो ये हमारे अप्लाइड एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। फिर अगर हम कहते हैं कि हम कहाँ-कहाँ काम कर सकते हैं, तो हम इस तरीके के व्यवहारिक कार्य कहाँ पे कर सकते हैं, तो चाहे गवर्नमेंट है, हम उसके साथ भी सरकार के जो पॉलिसी मेकिंग है, प्लानिंग है, उसमें भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या अन्य संस्थाएं जैसे कि एनजीओज इस डायरेक्शन में काम करती है तो करते हैं, तो उसमें भी हम अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान एक सामाजिक सांस्कृतिक मानव वैज्ञानिक के रूप में दे सकते हैं। तो ये सब अप्लाइड एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। अब ये हो गया हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। अब अगर हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भारत में देखते हैं तो वो क्या रहा है।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भारत है, जो हमारा अपना इंडिया है, उसमें मानव विज्ञान की शुरुआत जो है, वो किन्होंने की? वो ब्रिटिशर्स ने की। क्यों? क्योंकि जब एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत हो रही थी, तो जो भारत था, वो ब्रिटिशर्स की ही एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी था। तो यहाँ पर उस टाइम ब्रिटिशर्स का राज था। तो यहाँ पर जो आरंभिक मानव शास्त्रीय वर्क हैं, जो कार्य हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने किया, जैसे कि हटन है, रिस्ले हैं। लेकिन तब इन लोगों द्वारा जो कार्य किए गए, उसमें क्या था, उनका जो अपना बायस कि वो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, वो अपने को सुपीरियर मानते हैं, वो जो बायस उनके अंदर था, वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होता है उनके अध्ययनों में। और जब हम सही मायने में एक बात कहें कि फाउंडर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स इन इंडिया कौन रहे हैं, कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो मानव वैज्ञानिक विचार जो लोग आगे लेकर आए, उसके संस्थापक कौन रहे हैं, तो उसमें मुख्य नाम आ जाता है एस.सी. रॉय का और अनंत कृष्ण अय्यर का। इन्होंने जो अपने अध्ययन किए, उसमें यूरोपीय प्रभाव तो था, क्योंकि वो दौर ही ऐसा चल रहा था, वो समय ही ऐसा था। लेकिन इनके अपने जो अध्ययन थे, वो सार्वभौमिक मानवता पर आधारित थे। अर्थात वो बायस से अलग हटकर उन्होंने अध्ययन अपने किए। और जो हम पहला एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट कह सकते हैं, वो 1921 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश हुआ, जिसमें मुख्य नाम आ जाते हैं बी.एस. गुहा, अनंत कृष्ण अय्यर, पंचानन मित्रा एंड एन.के. बोस के। फिर जो भारत में जो अध्ययन हो रहे थे, तो उसमें आरंभिक दौर में इथनोग्राफिक स्टडीज की गई। इथनोग्राफी क्या होती है? इथनो प्लस ग्राफी। इथनिक प्लस ग्राफी मतलब लोगों के बारे में लिखना या उनका अध्ययन करना, उनके संपूर्ण जीवन का अध्ययन करना। और ये अध्ययन कैसा होता था? अनुभवजन्य अध्ययन, एम्पिरिकल स्टडी पर बेस्ड होता था। तो शुरुआती दौर में ये इथनोग्राफिक स्टडीज की गई, जिन्हें शुरू में ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी किया। जो रेडक्लिफ ब्राउन है, उन्होंने भी भारत में आकर अंडमान आइलैंडर्स पे अपनी स्टडी करी, और इनकी द अंडमान आइलैंडर्स बुक 1922 में पब्लिश हुई, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क में। और दूसरा हो जाता है WHR रिवर्स का। उन्होंने टोडास पे स्टडी करी, और इनकी बुक है द टोडा, जो कि 1911 में पब्लिश हुई। इसके अलावा बहुत से भारतीय मानव शास्त्री भी थे जो इस तरीके की इथनोग्राफिक स्टडीज कर रहे थे, जैसे कि एस.सी. रॉय, अय्यर, M.N. श्रीनिवास इत्यादि। आगे चलकर 1930s के बाद से अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी भारत में आए, और उन्होंने भी यहाँ पर अपनी स्टडीज करी, जैसे कि मैक्किम मैरियट, ऑस्कर लुइस, मोरिस ओपलर, रॉबर्ट रेडफील्ड, कैथलीन गफ इत्यादि। इन लोगों ने भी भारत में आकर यहाँ पर अपने अध्ययन किए, जिसमें उन्होंने यहाँ के जजमानी सिस्टम को, जो जनजातीय और ग्रामीण समाज थे, परिवार की व्यवस्था थी, इन सबको अपने अध्ययनों में कवर किया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अध्ययन शुरू हुए। आगे चलकर जब हमारे यहाँ मानव विज्ञान और अधिक विकसित हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान पे और अधिक अध्ययन किए गए, तो जो भारतीय समाज है, इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत से सिद्धांत दिए गए, बहुत सी थ्योरी सामने आई, जैसे कि ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। बृहद परंपरा और लघु परंपरा। बृहद परंपरा क्या है? जो लिखित परंपरा है, जो जिसका दायरा बड़ा है। लिटिल ट्रेडिशन जो या लघु परंपरा, जो कि मौखिक परंपरा है और जिसका दायरा सीमित है। इस तरीके की अवधारणा आई। मैक्किम मैरिट ने यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियलाइजेशन की अवधारणा दी, सार्वभौमिकरण और स्थानीकरण की, कि किस तरीके से जो ग्रेट ट्रेडिशन है वो लिटिल ट्रेडिशन में जाता है, और लिटिल ट्रेडिशन किस तरीके से ग्रेट ट्रेडिशन के लेवल पे जाता है, इसको उन्होंने बताया। M.N. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन का सिद्धांत दिया, सांस्कृतिकरण और पाश्चात्यकरण। सांस्कृतिकरण में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो निम्न जातियां थी, वो उच्च जातियों
की कॉपी करते हुए कुछ जनरेशंस बाद, कुछ पीढ़ियों बाद अपने को उच्च जाति का बताने लग जाते थे। और वेस्टर्नाइजेशन में किस तरीके से जो वेस्टर्न कल्चर थी, जो पाश्चात्य संस्कृति थी, उसकी कॉपी की गई। और उसके क्या प्रभाव पड़े समाज पर, इसके बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। कुल मिलाकर सांस्कृतिक परिवर्तन से पर आधारित ये सिद्धांत थे। साथ ही साथ एमएन श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की थ्योरी दी कि किस तरीके से कुछ क्षेत्र में कुछ जातियां जो होती हैं वो प्रभुत्व जातियां बन जाती हैं, उनका प्रभाव ज्यादा हो जाता है और उसका क्या प्रभाव फिर बाकी समाज पर पड़ता है। एलपी विद्यार्थी ने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स या पवित्र संकुल की अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने जो धार्मिक शहर हैं उनके अध्ययनों पर बल दिया, क्योंकि ये क्षेत्र अब तक छूट रहा था, है ना। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एलपी विद्यार्थी ने अपने इस कॉन्सेप्ट के द्वारा धार्मिक शहरों के या धार्मिक क्षेत्रों के या धार्मिक केंद्रों के अध्ययनों पर बल दिया। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सी अवधारणाएं थी जो भारतीय समाज के संदर्भ में दी गई। फिर हमारे यहाँ पर भी अप्लाइड वर्क अर्थात व्यवहारिक पक्ष भी सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र का सामने आया, जिसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण, और अगर हम शुरुआती दौर में बात करते हैं तो वो कौन हो जाते हैं, वेरियर एल्विन। ये बेसिकली एक मिशनरीज थे जिन्होंने अपना आगे चल के वो भारतीय के रूप में परिवर्तित हो गए। ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने यहाँ पर भारतीय जनजातियों पर, भारतीय समाज पे काफी अध्ययन किया। और इन्हीं के जो अध्ययन है या इन्हीं के सुझावों का प्रभाव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, उनकी ट्राइबल सॉरी उनकी ट्राइबल पॉलिसीज पर हमें दिखाई देता है। उन्होंने जो भी जनजातीय समाज के लिए जो भी नीतियां बनाई, जो भी योजनाएं बनाई, उस पे वेरियर एल्विन के विचारों का सीधा सीधा प्रभाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो और फिर आगे चल के बहुत से व्यवहारिक पक्ष हमें दिखाई देते हैं, अर्थात मानव शास्त्रियों ने विकास में और भी अन्य योगदान दिए। तो ये कुल मिलाकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में या हम कहें सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो जाती है। तो ये हमारा हो गया सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी व्यवहारिकताएं क्या हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में वो क्या है। अब एक बहुत अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान है उसका अन्य जो अनुशासन है, जो अन्य विषय हैं, उनके साथ में क्या संबंध है, क्योंकि हम यहाँ पर मानव को पढ़ रहे हैं और मानव के विभिन्न पक्षों को पढ़ रहे हैं। तो अन्य भी बहुत से जो विषय हैं वो मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को पढ़ते हैं। तो जब हमारा सब्जेक्ट मैटर कुछ मायनों में कॉमन है, कुछ चीजें हमारी कॉमन हैं, तो हम किस तरीके से हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि पहला विषय है सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में भी समाज और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, मानव विज्ञान में भी। लेकिन क्या है, सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो अधिकतर ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक समाजों के अध्ययन को महत्व देते हैं। और हमारे यहाँ जो हम हर तरह के समाजों का अध्ययन कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा महत्व आदिम समाजों के अध्ययन को हमेशा से देते रहे हैं। तो हमें जब अन्य समाजों को पढ़ना था या पढ़ना है, ग्रामीण समाजों या औद्योगिक समाजों को, तो हमें जब शुरुआत करनी है तो हमें जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं उनको भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक तरीके के वैज्ञानिक अध्ययन है और हमें उनको भी आधार बनाना पड़ता है अपने आगे के अध्ययनों में। इसी तरीके से जो जो समाजशास्त्री हैं वो जब आदिम समाजों को पढ़ते हैं तो उन्हें मानव शास्त्रीय ज्ञान को रेफर करना पड़ता है। फिर हम कहते हैं जो साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान है, उसमें मानव मस्तिष्क, मानव व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, जबकि हमारी साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में व्यक्तित्व और संस्कृति के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो जब हमें व्यक्तित्व का निर्धारण करना है तो हमें ऐसे में क्या है, हमें मनोवैज्ञानिक अध्ययनों को आधार बनाना पड़ता है। उनके क्या टूल्स हैं, उनके क्या मेथड है, हमें उन्हें भी देखना पड़ता है। इसी तरीके से जो साइकोलॉजिस्ट हैं
उन्हें जब किसी व्यक्ति विशेष पर संस्कृति का क्या प्रभाव है, इसको देखना है, तो वो मानव वैज्ञानिक अध्ययनों को अपना आधार बना सकते हैं। फिर अगला विषय आता है हिस्ट्री या इतिहास। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि हिस्ट्री में हम जो अतीत के समाज हैं, हमारे भूतकाल में जो समाज रहे हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं कि हम सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हम उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी लेकर चलते हैं। तो इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए हमें इतिहास विषय की भी सहायता लेनी पड़ती है। इसी तरीके से इतिहास विषय में भी अगर उन्हें आदिम समाजों के बारे में जानना है, तो वो हमारे विषय को रेफर कर सकते हैं। फिर अगला आता है इकोनॉमिक्स या आर्थिक सॉरी इकोनॉमिक्स। तो हमारा क्या है, आर्थिक मानव विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट सोसाइटीज की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, उनके इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की। और इकोनॉमिक्स में क्या है कि आर्थिक संगठनों का ही अध्ययन हो रहा है। तो हमें यहाँ पर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। इसी तरह से इकोनॉमिस्ट को अगर इन आर्थिक क्रियाओं के आधार तक पहुंचना है, इनकी शुरुआत तक पहुंचना है, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स तक पहुंचना है, तो वो हमारी स्टडीज को रेफर कर सकते हैं। फिर अगला आता है पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र। और यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, राजनीतिक मानव विज्ञान। तो राजनीति शास्त्र में भी राजनीतिक संगठनों का अध्ययन होता है, और हमारे राजनीतिक मानव विज्ञान में भी हम राजनीतिक संगठनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो हमें यहाँ पर अपने अध्ययनों के लिए जो राजनीति शास्त्र के सिद्धांत हैं, हम उनको भी देख सकते हैं, उनको आधार बना सकते हैं। और जब पॉलिटिकल साइंस में उन्हें बेसिक कहना चाहिए जो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स रहे हैं ह्यूमन के, उन तक पहुंचना है, तो उसके लिए वो हमारे पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को रेफर कर सकते हैं। फिर अगला है मैनेजमेंट स्टडीज, प्रबंधन अध्ययन जो है, उसमें मानव विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको पहले ही बताया, क्योंकि हम होलिस्टिक अप्रोच कल्चरल रिलेटिविज्म के साथ में अध्ययन करते हैं। तो हमारे अप्रोच को अगर वो ऑप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो वो और अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर जब डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट या टूरिज्म मैनेजमेंट, इस तरीके की चीज़ों को की बात करते हैं, तो हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को लेकर चलना पड़ता है। तो इस तरीके से दोनों विषय आपस में संबंधित हैं। फिर अगला आता है बायोलॉजी। जो बायोलॉजी है वो हमेशा ही हम कहते हैं कि जो समाज है और संस्कृति है उससे संबंधित है, क्योंकि हमारी होलिस्टिक अप्रोच है। हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे शरीर में जो जो परिवर्तन होते हैं, उसका असर समाज और संस्कृति पे पड़ता है, और समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन आते हैं उसका प्रभाव जैविक आधार पर देखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम अपनी ही बात करें, मानव की बात करते हैं, तो क्या है कि हमने पहले चारों हाथ पैर पे चलते थे, फिर धीरे धीरे सीधे खड़े होके चलना शुरू किया, तो हमारे आगे के दो हाथ फ्री हो गए। तो ये हमारा बायोलॉजिकल चेंज आए, और उसका प्रभाव कहाँ पे जाकर पड़ा कि हम क्रिएटिविटी करने के लिए हमारे पास अब हमारे हाथ फ्री हो गए। समय के साथ में क्या हुआ कि जो हमारी हाथों में प्रिसाइज ग्रिप, पावर ग्रिप, मतलब सूक्ष्म पकड़ और मजबूत पकड़ डेवलप हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हम और अच्छे से क्रिएशंस कर सकते थे। हमारा स्टीरियोस्कोपिक विजन डेवलप हुआ, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस किए हमारी क्रिएटिविटी में। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी, जिसकी वजह से समझने की क्षमता में जब विस्तार हुआ, तो हमारी समाज और संस्कृति में विस्तार हुआ। तो ये सारे प्रभाव जैविक जीवन में अंतर आ रहे थे, तो उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में। और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में जो प्रभाव आते हैं, उनका तुरंत असर बायोलॉजी पे पड़ता है। कि जैसे आप देखिए, अब हम खाना जो है वो पका हुआ खाते हैं, है ना, तो हमारा धीरे धीरे जो आखिरी मोलर है वो समाप्त होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। जो हमारी सोशल कल्चरल लाइफ में जो लाइफ स्टाइल है, उसका तुरंत असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो जो बायोलॉजी है और जो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, वो दोनों ही एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे को लाभ दे सकते हैं, दोनों ही विषय, और देते हैं।
फिर अगला आता है लिंग्विस्टिक्स या भाषा विज्ञान। तो हम जब मानव विज्ञान में बात करते हैं संस्कृति की, तो संस्कृति सिर्फ मानव की ही विशेषता है। तो उस संस्कृति का वाहक जो है, उस संस्कृति को अन्य पीढ़ियों तक पहुँचाने वाला, अन्य लोगों तक पहुँचाने वाला जो है, वो क्या है? वो भाषा है। भाषा ही के द्वारा, कम्युनिकेशन या संचार के द्वारा हम अपने विचारों को अगले व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। तो जो हमारे लिए भाषा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में। तो लिंग्विस्टिक्स के आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये भाषाएँ क्या हैं, उनके संरचना कैसे हुई है, और लिंग्विस्टिक्स का पर्सन ये देख सकता है कि किस तरीके से समाज और संस्कृति भाषा को प्रभावित करती है, जिसे हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। वो लिंग्विस्टिक्स जो है वो हमारे इन बेनिफिट्स को मतलब हमारी स्टडीज के इन बेनिफिट्स को ले सकता है। फिर अगला आता है डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी। तो जनसांख्यिकी की बात करें तो उसमें हम जनसंख्या के जो संख्यात्मक आंकड़े हैं उनको संकलित करते हैं। जैसे कि हमने कहा जो पॉपुलेशन फिगर्स हैं, कितना मेल हैं, कितने फीमेल हैं, बीमारी की दर क्या है, मृत्यु की दर क्या है, इस तरीके के आंकड़े हम वहाँ एकत्रित करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी, तो हम उन आंकड़ों के पीछे के जो रीजंस हैं, जो कारण हैं और जो उन आंकड़ों का प्रभाव है, उनको भी देखते हैं। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे से प्रभावित हो रही हैं। हमें डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी में जनसांख्यिकी के सिद्धांतों की आवश्यकता है, और जो डेमोग्राफी है उन्हें ऑब्वियस सी बात है कि उन आंकड़ों के लिए कारण और प्रभाव को जानना है, तो वो हमारे डिसिप्लिन को रेफर कर सकते हैं। फिर अगला आता है फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र। जो फिलॉसफी है या दर्शन शास्त्र है वो लॉजिक पर बेस्ड है, और हमने कहा कि मानव विज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है, अर्थात हम यहाँ पर लॉजिक पर आधारित अध्ययन करते हैं, तर्क पर आधारित अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लॉजिक है, ये जो तर्क है, हम दोनों में ही कॉमन है, तो इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर अगला आता है कल्चरल स्टडीज, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल्चरल स्टडीज में विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है, और यहाँ मानव शास्त्र में हम सोसाइटी एंड कल्चर की स्टडी सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो जितने भी विषय हैं उनमें हमारा सब्जेक्ट मैटर कॉमन है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के सिद्धांतों को, एक दूसरे की पद्धतियों को किसी ना किसी लेवल पे आकर रेफर करना पड़ता है। और इस तरीके से ये जो विषय है वो सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र से संबंधित हैं, और हमें इनकी आवश्यकता है और इन्हें हमारी आवश्यकता है। और हमारी आवश्यकता हर जगह क्यों है? क्योंकि हमारा अपना होलिस्टिक अप्रोच, वो जो हमारा होलिस्टिक अप्रोच है, उसकी वजह से हम हर विषय को जितनी गहनता से समझ पाते हैं वो कोई अन्य नहीं समझ सकता है। अगर हमें कहीं पर भी कुछ भी काम करना है, हमें किसी का वेलफेयर करना है, किसी का डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले हमें समस्याओं को समझना है। और समस्या में हम खाली एक पक्ष देखें तो हम कभी भी समस्या को ना अच्छे से समझ पाएंगे, ना उसका निराकरण कर पाएंगे। जब हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ में उसको समझेंगे, तभी हम उस समस्या को समझ पाएंगे और उसका निराकरण कर पाएंगे। तो कहीं पर भी हमें कोई भी कार्य करना है तो वो जो होलिस्टिक अप्रोच हमारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और यही हमारे विषय की सबसे खास बात हो जाती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान पूरा कवर किया है। उसका मतलब उसका नेचर एंड स्कोप, प्रकृति और क्षेत्र क्या है। आशा है कि सभी अवधारणाएं आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।